नमस्कार, डॉक्टर अलका जैन के मैनेजमेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। हम इसको परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे और इसके साथ ही हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स इतना यूनिक और इम्पोर्टेंट क्यों होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये हमारे आज के वीडियो का कंटेंट रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव वाकई में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ह्यूमन बीइंग्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ही हैं जो मशीन चलाते हैं, जो पैसा उधार पे लाते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे। तो ये इंसान ही हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने का काम करते हैं। इंसानों के बिना अकेली बिल्डिंग तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, अकेला फर्नीचर या अकेली मशीनें तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जब तक ह्यूमन रिसोर्स उनके साथ नहीं जुड़ता तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कार्यवाही शुरू नहीं कर पाती। आइए अब समझते हैं कि इस ह्यूमन रिसोर्स के यूनिक फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर तो है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की यूनिक पर्सनैलिटी होती है। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपके फ्रेंड्स की, आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी आपसे बिल्कुल अलग है। और चूंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है इसलिए आपकी नीड्स, एटीट्यूड और वैल्यूज ये सब भी उनसे अलग हो सकती हैं। और बिल्कुल यही फैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पे लागू होता है, क्योंकि वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उनकी नीड्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। और इन तीनों के कारण ही वो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन यही वो ह्यूमन रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है या यूटिलाइज करता है। एक मशीन ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग उसको स्विच ऑफ या स्विच ऑन करके कंट्रोल कर सकता है। एक ह्यूमन बीइंग ही है जो दूसरे किसी रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कैपिटल किसी एक डिपार्टमेंट में आइडल पड़ी है तो आप उस कैपिटल को किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काम केवल एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। नॉन लिविंग रिसोर्सेज ये काम नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग ही है जिसमें डेवलप होने का पोटेंशियल है। एक मशीन अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती, लैंड अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता, और कोई भी रिसोर्स अपने आप को डेवलप करने का पोटेंशियल नहीं रखता। लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स ही है जो खुद को डेवलप करता रहता है जब तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता है। और ये ह्यूमन बीइंग ही है जो रियल होल को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये रियल होल पीटर ड्रकर के हिसाब से रियल होल एक ऐसी चीज है जो इसके पार्ट्स के टोटल सम से ज्यादा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स खुद डिटरमिन करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेंगे या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने यूजफुल हैं। एक ह्यूमन बीइंग ये डिसाइड कर सकता है, लेकिन एक मशीन नहीं। HR is the only asset that appreciates over a period, जबकि बाकी सारे फिजिकल रिसोर्सेज या फिजिकल एसेट्स तो साल दर साल डेप्रिशिएट ही होते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ियां हो, चाहे वो आपकी मशीन्स हो। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा एसेट है जो अप्रिशिएट होता है। एक्सपीरियंस के साथ उसे प्रमोशन मिलती है, एक्सपीरियंस के साथ उसकी सैलरी में हाइक्स मिलते हैं। ये सब तरीके ही उसे अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है HR अलोन कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट लार्जर देन इनपुट। हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी देखा था कि वो रियल होल प्रोड्यूस कर सकता है। ये रियल होल ही आउटपुट होता है जो कि सम ऑफ द पार्ट्स यानी इनपुट से बड़ा होता है। ये ह्यूमन बीइंग ही है जो बाकी रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एक मशीन पड़ी है तो वो सिर्फ पड़ी है, जब तक उसके इंटरेक्शन ह्यूमन रिसोर्स से नहीं होती प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता। दूसरे सभी रिसोर्सेज भी अगर उससे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता तो वो बेकार पड़े रह सकते हैं। ये ह्यूमन बीइंग ही है जो बाकी फिजिकल रिसोर्सेज को, बाकी फिजिकल एसेट्स को वैल्यूएबल बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो फर्म्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। मशीन्स ये काम नहीं कर सकती, बाकी रिसोर्सेज ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन में दिन रात काम करके अपने आवर्स को फ्लेक्सिबल बना के ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी फ्लेक्सिबल कर सकता है। आइए अब समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। डेविड ए डिसेंसो और स्टीफन पी रॉबिन्स की डेफिनेशन के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शंस: एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनको डेवलप करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल बन सकें, उन्हें काम करने के लिए मोटिवेटेड रखना
और फिर उन्हें कंपनी में रिटेन करना, कंपनी में बनाए रखना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन दी गई है हमें कि हम पूरी जर्नी एक लेबर फोर्स की अगर ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सभी काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं एक और डेफिनेशन जो हमें माइकल जे ज्यूशियस ने दी है। माइकल जे ज्यूशियस एचआरएम को एज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस करता है प्रोक्योरिंग में, डेवलपिंग में, मेंटेनिंग में और यूटिलाइजिंग लेबर फोर्स में। तो इसका क्या मतलब है? प्रोक्योरिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनिंग, इन सबको तो हमने पहले ही देख लिया है पिछली डेफिनेशन में भी, लेकिन माइकल हमें एक और पॉइंट देते हैं, यूटिलाइजिंग। यूटिलाइजिंग का मतलब है कि जब तक ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तब तक वो अपना मैक्सिमम आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। और ये पर्टिकुलर पॉइंट इस डेफिनेशन को कंप्लीट बनाता है, हमें ये समझाने में मदद करता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। आइए अब देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पीपल ओरिएंटेड है। ये लोगों के लिए काम करता है, लोगों से काम करवाता है, लोगों के बारे में सोचता है। दूसरा पॉइंट कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए बल्कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग, आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में कहाँ क्या प्रॉब्लम है उसको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है। इसके बाद ये एक परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें यूं समझना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट हेड को अपने ह्यूमन रिसोर्स को तो मैनेज करना ही पड़ता है, इसलिए ये अकेले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होके एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है। हमने तो फर्स्ट पॉइंट में ही कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पीपल ओरिएंटेड है, तो इस फोर्थ पॉइंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या अलग है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये ह्यूमन रिसोर्स के साथ किसी ऑर्डिनरी रिसोर्स की तरह उसे ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि उसे एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हुए काम करती है, जिसका मतलब है कि ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे काम करती है, एम्प्लॉय की वेलबींग पे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्टाफ फंक्शन है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एचआर मैनेजर को या एचआर एग्जीक्यूटिव को हर डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए काम करना है, क्योंकि एक एचआर मैनेजर या एचआर एग्जीक्यूटिव हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की हायरिंग से लेकर फायरिंग तक की एक्टिविटीज में उस डिपार्टमेंट के साथ खड़ा होता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफ फंक्शन परफॉर्म करता है। इनोवेटर रोल भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स को अदा करना पड़ता है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को चेंज एजेंट की तरह देखा जाता है। अगर टॉप मैनेजमेंट से कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाना है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये कन्वे करने के लिए बाकी सब एम्प्लॉयज को। इसलिए उसे चेंज एजेंट की तरह इनोवेटिव होना पड़ता है, एक लीडर की तरह इनोवेटिव होना पड़ता है। एचआर मैनेजमेंट लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चलता है। अभी तो हमने बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्टाफ फंक्शन है, और अब हम कह रहे हैं कि एचआर के पास लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एचआर मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के लिए, दैट मीन्स एचआर डिपार्टमेंट के लिए तो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी। उसे अपने डिपार्टमेंट में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, उस पर नजर रख के उसे तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट के मैसेजेस को कन्वे करते हैं बाकी एम्प्लॉयज को, तो बाकी एम्प्लॉयज ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो कुछ भी उनको कहा जा रहा है वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेटिव फंक्शन है। जीएस सुधा तो इस कोऑर्डिनेटिव फंक्शन को फंक्शनल कंट्रोल एक्टिविटी का नाम भी देते हैं। इसको कोऑर्डिनेटिव फंक्शन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट की राइट आर्म बन के काम करते हैं कि किस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। टॉप मैनेजमेंट की इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ओवरऑल मैनेजमेंट का एक फील्ड भर है, तो इसलिए इसे मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट तो होना ही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्शन ओरिएंटेड भी होती है, ये क्योंकि फैक्ट्स और डाटा पे काम नहीं करती, ये सिचुएशन के मुताबिक उसी समय एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है।
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स पे तो काम करता ही है, ये इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ग्रुप्स पे भी काम करता है। यानी इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं। फॉर्मल यानी डिपार्टमेंट्स, तो दो डिपार्टमेंट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इशू आ गया है, तो उसे रिजॉल्व करना भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा डेवलपमेंट की तरफ देखती है। डेवलपमेंट किसकी? एम्प्लॉयज की। जब एम्प्लॉयज डेवलप होंगे तभी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए ये उसका एक कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए काम करे। और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फंक्शन होता है। खुद को डेवलप करना ही चैलेंजिंग है और आप तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन फोर्स को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेके चलते हैं। एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज एक एम्प्लॉय डेवलप हो गया या आज एक एम्प्लॉय हायर हो गया तो उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आज एक डिपार्टमेंट में कोई इशू हो सकता है, कल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हायरिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए एचआर मैनेजर्स को कॉन्टिन्यूअसली अलर्ट रहना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक ऐसी साइंस समझा जाता है जो ह्यूमन इंजीनियरिंग पे काम करती है कि इंसान कैसे काम कर सकता है, इंसान कैसे खुद को डेवलप कर सकता है, ये सब इसके साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं। और दूसरी तरफ मैक्सिम और रूल्स हमेशा ह्यूमन बींग्स के साथ काम नहीं करते, क्योंकि वो लिविंग बींग्स हैं, उनके पास अपनी इमोशंस हैं, उनकी अपनी परसेप्शंस होती हैं। तो ज्यादातर केसेस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को अपनी इंट्यूशन, अपनी इमेजिनेशन, अपनी बिहेवियरल स्किल्स के साथ काम करना पड़ता है, जो इसमें आर्ट का एलिमेंट ले आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनफैक्ट सिर्फ साइंस या आर्ट नहीं है, बल्कि ये फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है। एंड दिस इज अ यंग डिसाइपल। डिसाइपल का अर्थ है एक नया शिष्य। किसका नया शिष्य? मैनेजमेंट के बाकी फील्ड्स जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह का। यहाँ मैं तो स्कॉलर से अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन जीएस सुधा ऐसा मानते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्राचीन भारत में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वाइड एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारे पास पुराना लिटरेचर है जिसे हमने अभी तक सहेज के रखा हुआ है, उसमें हमें साफ पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट न सिर्फ अप्लाई हो रहा था बल्कि एफिशिएंटली अप्लाई हो रहा था हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों को न सिर्फ मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए बल्कि उन्हें साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप की। उन्हें सोशल साइंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग की और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो वी कैन सिंपली से दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी बाय नेचर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल इनोवेशन है। बिल्कुल सही, हमने पहले ही देखा है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों को इनोवेटर होना पड़ता है और ये भी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें लानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक नया मैनेजरियल डिसिप्लिन है। मैंने अपनी बात आपके सामने पहले ही रख दी है एंड रेस्ट इज अप टू यू, लेकिन वेस्टर्न स्कॉलर्स यही कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत पुराना मैनेजरियल डिसिप्लिन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन कहा गया है। बिल्कुल सही, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं और अगर ये बिजनेस एक्टिविटीज कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी या मास्टर स्ट्रैटेजी से लाइन में नहीं होंगी तो कंपनी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपना स्ट्रैटेजिक फंक्शन हमेशा परफॉर्म करते रहना पड़ता है। आज के युग में तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरनेशनल भी हो गया है, क्योंकि बिजनेसेस इंटरनेशनल हो गए हैं। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं तो ह्यूमन रिसोर्स दूसरी कंट्री में भी चाहिए और अपनी कंट्री में भी चाहिए। Next feature is that mutuality between employers and employees can be seen in HRM. Yes, this is true because human resource management acts as the face of employees for the employers and at the same time acts as the face of employers for the employees. तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही टाइम पे निभा रहा है। एम्प्लॉयज के सामने तो वो एम्प्लॉयर बन के बात कर रहा है और एम्प्लॉयर्स के सामने वो एम्प्लॉय बन के बात करता है। तो इस ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग स्मार्टली नहीं हैंडल करते तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्रैश भी हो सकता है। आज के युग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वाइड एप्लीकेशन देखी जा सकती है। हम देखते हैं कि ये हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में उपयोगी है। आइए अब देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट हैज टू एक्ट एज अ लाइसन, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच का लिंक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बन जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटेन एडिक्वेट मैन पावर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसका मतलब है कि हम लिविंग बींग्स की भी इन्वेंट्री रखेंगे। हाँ, ये बात सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एचआरएम का ये ऑब्जेक्टिव है कि जब जितने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए वो रहें। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जितने एम्प्लॉयज इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनकी स्किल्स हमेशा डेवलप होती रहें, वे ऑब्सोलीट ना हो जाएं। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हमेशा एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए काम करना होता है और इसे ये भी देखना होता है कि उस एम्प्लॉय के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी रहे, वर्क लाइफ उसकी कभी ऐसी ना हो जाए कि उसका काम में मन ना लगे या वो मोटिवेटेड ना रहे काम करने के लिए। और लास्ट पॉइंट कहता है कि ये एचआर डिपार्टमेंट ही है जो एथिकल वैल्यूज और बिहेवियर का ध्यान रखता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए। आइए अब एक बार देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ 3 चीजों पे काम करता है, पर्सोनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। अपनी आगे के वीडियोस में, अपनी आगे की चर्चा में हम इन तीनों को बारीकी से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप अगले वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।